नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शीनम शर्मा और सबसे पहले एक बड़ी खबर। आज सुबह दिल्ली नेशनल हाईवे पर एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। दरअसल दिल्ली से ऋषिकेश सवारियों को लेकर आ रही एक रोडवेज बस त्रिवेणी घाट चौराहे पर खड़ी 2 मैक्स गाड़ियों से जा टकराई। गनीमत रही कि उस वक्त मैक्स गाड़ियों में कोई सवारी मौजूद नहीं थी। बताया जा रहा है कि रोडवेज बस के ड्राइवर को झपकी आ गई, जिससे बस बेकाबू हो गई और गाड़ियों से जा टकराई। तो दिल्ली नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ है। बेकाबू रोडवेज बस ने टक्कर मारी है। आगे बढ़ते हैं, देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर शराब की दुकान को लेकर भिड़े 2 आईएएस। राजपुर रोड में सचिवालय के सामने दुकान का ये मामला है, जहां पर ओपन बार पर डीएम ने 15 दिन सस्पेंड की दुकान। आबकारी आयुक्त ने फैसले को स्टे किया है। स्टे के बाद खुली शराब की दुकान। 15 दिन में दुकान मालिक को जमा करने हैं 75 लाख रुपए। दीपांकर भट्ट फोन लाइन पर जुड़ गए, देहरादून संवाददाता हमारे साथ। दीपांकर, स्टे के बाद शराब की दुकान खोल दी गई है, 15 दिन के लिए इसे सस्पेंड किया गया था, और क्या ज्यादा जानकारी? बिल्कुल, इस एक विवाद ये ठेके को लेकर जो सचिवालय के सामने 2 आईएएस को लेकर अब आमने सामने है। डीएम का कहना था कि यहाँ पर अवैध तरीके से ओपन बार में शराब पिलाता है जो यहाँ पर ठेकेदार है, जिसकी दुकान है। इसके बाद इसे 15 दिन के लिए सस्पेंड किया गया, लेकिन एक्साइज कमिश्नर ने इसे स्टे दिया और ये कहा कि आप अपनी दुकान चला सकते हैं। दरअसल ये पूरा मामला पैसे और रेवेन्यू को लेकर जुड़ा हुआ है, क्योंकि 75 लाख रुपए 15 दिन में कारोबारी को देने होंगे। तो एक्साइज डिपार्टमेंट का ये कहना है कि अगर दुकान बंद होगी तो 75 लाख रुपए जो गवर्नमेंट का पैसा है, जो शराब बेचकर व्यापारी गवर्नमेंट को चुकाएगा, उसका भुगतान कैसे होगा। डिपार्टमेंट का ये कह रहा है कि कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जहां पर गलतियों कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं डीएम को लगता है कि जो ऑर्डर उन्होंने किया, आखिर उसे एक्साइज कमिश्नर स्टे कैसे कर सकते हैं। तो दोनों आईएएस इस वक्त आमने सामने है। वहीं एक और आदेश वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि प्रमुख सचिव एक्साइज का आदेश है कि 5 बजे के बाद आप किसी दुकान पर नहीं जाएंगे छापेमारी करने के लिए, जबकि शाम में ही दुकानों में भीड़ होती है। तो ऐसे अलग अलग मामलों को लेकर 3 आईएएस इस वक्त आमने सामने है यहाँ पर। शीनम, ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका दीपांकर। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज हल्द्वानी के दौरे पर रहेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री नैनीताल जिले की कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही सीएम जमरानी बांध विस्थापितों से मुलाकात करेंगे और मुआवजे का चेक भी बांटेंगे। इसके बाद शाम को लोक कलाकारों द्वारा कराए जा रहे कुमाऊं द्वार महोत्सव में भी हिस्सा लेंगे। तो जमरानी बांध प्रभावितों से भी सीएम मुलाकात करेंगे। हल्द्वानी का ये दौरा सीएम पुष्कर सिंह धामी का रहेगा। कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी उनकी तरफ से किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पिथौरागढ़ से अगली खबर, बड़ी खबर है, जहां पर आज कांग्रेस गुंजी में धरना प्रदर्शन करने वाली है। धरने में कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और विधायक हरीश धामी भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस ओल्ड लिपुलेख में स्थानीय लोगों को देने की मांग कर रही है और इसी को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। तो ओल्ड लिपुलेख में लोगों को जाने देने की मांग की जा रही है। कांग्रेस का गुंजी में आज धरना प्रदर्शन देखने को मिलने वाला है। करण माहरा भी यहां पर मौजूद रहेंगे। ओल्ड लिपुलेख में जाने देने की मांग की जा रही है, जिसके चलते ये धरना प्रदर्शन किया जाएगा। पिथौरागढ़ की खबर, ओल्ड लिपुलेख में जाने देने की मांग को लेकर कांग्रेस का गुंजी में आज धरना प्रदर्शन रहने वाला है। विजयवर्धन उप्रेती फोनलाइन पर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। विजयवर्धन, आज कांग्रेस के इस धरना प्रदर्शन को लेकर क्या ज्यादा जानकारी? जी, मैं आपको बता दूं, स्थानीय लोग और कांग्रेस के जो नेता है वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जो ओल्ड लिपुलेख पास से कैलाश पर्वत के दर्शन हो रहे हैं, वो केएनवीएन के अलावा स्थानीय लोगों को भी वहां जाने की परमिशन दी जाए। इसी मांग को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, स्थानीय विधायक
हरीश धामी अपने समर्थकों के साथ धारचूला से सुबह सुबह गुंजी को रवाना हो गए। तकरीबन 11 बजे के आसपास वो वहां पहुंचेंगे और इस मांग को लेकर 10,500 फीट की हाइट में गुंजी में उनके धरना देने का यहाँ पर कार्यक्रम है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। केदारघाटी में 31 जुलाई को आई आपदा के बाद कई जगहों पर नुकसान हुआ था, जिसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 48 करोड़ 36 लाख का पैकेज जारी कर दिया है। इस पैकेज में पीडब्ल्यूडी की 29 और सिंचाई विभाग की 12 योजनाएं शामिल हैं। आपदा के बाद कई जगहों पर पैदल रूट बर्बाद हो गया था, जबकि कुछ जगहों पर सड़क भी वॉश आउट हो गई थी और सीएम धामी की मंजूरी के बाद धनराशि जारी कर दी गई है। चमोली से अगली बड़ी खबर है, जहां पर हेलंग मारवाड़ी बाईपास पर पहाड़ी से जबरदस्त भूस्खलन हुआ है, जिसका वीडियो भी सामने आ गया है और वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि पूरी की पूरी पहाड़ी नीचे गिर रही है। इस दौरान वहां पर काम करने वाले मजदूर और लोग अपनी जान बचाकर भागते नजर आए। आपको बता दें, मारवाड़ी बाईपास पर सड़क कटिंग का काम चल रहा था और इसी दौरान निर्माण में लगी एजेंसी के ब्लास्टिंग के कारण लैंडस्लाइड होना इसकी वजह बताई गई। लैंडस्लाइड होने की वजह से एक बार फिर से बाईपास कटिंग कार्य प्रभावित हुआ। इस इलाके में पहाड़ों के साथ छेड़खानी को डेंजर बताया गया था। पहले भी हेलंग मारवाड़ी बाईपास पर उठते रहे हैं सवाल, जिसकी वजह से ज्योतिर्मठ नगर के लोग बाईपास निर्माण का विरोध कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आज दोपहर में 3:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव की तारीखों का भी ऐलान किया जाएगा। केदारनाथ उपचुनाव के लिए भी तारीख का ऐलान हो सकता है। उत्तराखंड के लक्सर, रुड़की रेलवे ट्रैक और उसके बाद खटीमा क्षेत्र में भी रेल पटरियों पर संदिग्ध चीजों के मिलने के बाद हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घटनाओं को गंभीर बताया है। उन्होंने आईबी और रॉ जैसी खुफिया एजेंसियों पर भरोसा जताकर कहा कि साजिशकर्ताओं का जल्द ही पर्दाफाश किया जाएगा। तो रुड़की में ट्रैक पर सिलेंडर मिला था। खटीमा में ट्रैक पर एक मोटा केबल पाया गया था, जिसके बाद माना जा रहा है कि इस साजिश को लेकर जांच जारी है। त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से भी घटना को गंभीर बताया गया है। लगातार इस मामले को लेकर जांच की जा रही है। आ रही है और मुझे लगता है कि इसमें तमाम हमारी जो एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसी है या आईबी है, रा है, वो तमाम तरह की संस्थाएं हैं, वो इस पर काम कर ही रही होंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि इन सब चीजों का पर्दाफाश होगा और जिन जो ये साजिश कर रहे हैं उनकी साजिश विफल ही नहीं होगी, बल्कि उसके लिए कड़ी कार्रवाई होगी। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि इसके लिए दंड का जो प्राविधान है वो अलग से होना चाहिए। टिहरी के आपदा प्रभावित क्षेत्र गेंवाली के ग्रामीणों का अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर आमरण अनशन जारी है। ग्रामीणों की प्रशासन से 2 बार की वार्ता विफल हो चुकी है और घनसाली विधायक पर उपेक्षा का आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि सीमांत आपदा प्रभावित क्षेत्र होने के चलते प्रशासन द्वारा इस तरफ ध्यान दिया जा रहा है और करीब 1.5 माह के बाद भी आपदा राहत के काम नहीं हुए। वहीं क्षेत्र में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार जैसी समस्याओं की बदहाल स्थिति है। मामले में घनसाली विधायक अपनी सफाई दे रहे हैं और कहा कि ग्रामीणों से वार्ता के लिए टीम भेजी गई है। यहाँ पर भूख हड़ताल में बैठ गए हैं, पर दिन 7 बातें हुई हैं जो उन लोगों के हम पे इकवार आए कि हमें ये चीज़ों की यहाँ पे ज़रूरत है, उसके लिए हमने उनसे बैठक भी करा दी। मैं तो तब जम्मू में था, लेकिन मैंने पूरा प्रशासन वहाँ भेजा, उनसे उनकी वार्ता हुई थी। अब सुनने में आ रहा है कि एक प्रधान जी वहाँ पे कोई बैठे, तो उसके लिए मैं कल फिर टीम को कहूँगा कि वो जाए और उनसे वार्ता करें।
आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको बताते हैं हरिद्वार से। जेल से फरार हुए 2 कुख्यात अपराधियों का अब तक पता नहीं चल पाया है। 2 दिन बीत जाने के बाद भी पता नहीं लग पाया है। सोमवार को भी पुलिस की टीमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अपराधियों की तलाश में जुटी रही, लेकिन इस बीच पुलिस सीक्रेट तरीके से ये भी पता लगा रही है कि क्या कोई कर्मचारी या फिर जेल स्टाफ मामले में शामिल तो नहीं है। डीजीपी अभिनव कुमार का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। साथ ही ये पता लगाया जा रहा है कि कहीं जेल के अंदर भी स्टाफ ने अपराधियों की मदद तो नहीं की। 11 जेलें उत्तराखंड में हैं। देहरादून, हल्द्वानी और हरिद्वार की जेल को सेंसिटिव माना जाता है और यहाँ पर सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट होती है। इसके बावजूद 2 अपराधियों का भाग जाना कई सवाल खड़े करता है। इसमें एसएसपी हरिद्वार ने 10 टीमें बनाई हैं जो अलग अलग पहलुओं पे जांच कर रही हैं। अपनी हमारी एसटीएफ भी इसमें लगी है और मुझे विश्वास है कि और हमने इन पे इनाम भी घोषित किया है। एसएसपी हरिद्वार ने 25,000 का इनाम घोषित किया है और अभी हम लोग भी इस पे राज्य स्तर पे 50,000 का इनाम घोषित करने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जब भी कोई कैदी जेल से भागते हैं तो उसमें 2 चीजें हमें देखनी होती हैं कि एक तो कैदियों की मदद किसने की और क्या इसमें जेल स्टाफ की लापरवाही या मिलीभगत तो नहीं है। तो इन दोनों बिंदुओं पे जांच चल रही है। नैनीताल पुलिस ने नकली नोट के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले का शुरुआती खुलासा तब हुआ जब 9 अक्टूबर को पुलिस ने 500 के 18 नकली नोट यानी कि 9,000 की नकली करेंसी के साथ हल्द्वानी के लालकुआं इलाके से शिवम वर्मा नाम के एक ज्वेलर को गिरफ्तार कर लिया। शिवम वर्मा ने पूछताछ में अपने गिरोह में शामिल आसिफ अंसारी, सैयद मौजम, अली मोहम्मद, विनोद, संतोष और विजय के नामों का जिक्र किया, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। आरोपियों से 500 के 596 नकली नोट बरामद किए गए, जिसकी कीमत 2,98,000 है। इतनी बड़ी नकली नोटों की खेप बरामद कर पुलिस भी हैरान है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पश्चिम बंगाल के मालदा से नकली नोट लाकर यूपी और उत्तराखंड में खपाने का काम कर रहे थे। पुलिस को जांच के दौरान ये भी पता चला है कि इस जालसाज गिरोह के सदस्य नकली नोटों को भारतीय बाजार में खपाकर जो प्रॉफिट कमाते थे उसका इस्तेमाल साइबर क्राइम में किया जाता था। शिवम वर्मा को मिला के हमने अन्य 6 लोगों को भी गिरफ्तार किया है और इन सब अभियुक्तों के कब्जे से अब तक हमने 3,07,000 रुपये जो है वो उनके नकली नोट बरामद किए। जो इन्वेस्टिगेशन के प्रारंभिक पूछताछ है उसके हिसाब से ये लोग मालदा पश्चिम बंगाल से नकली नोट लाते थे और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व अन्य पड़ोसी राज्यों में ये नकली नोट खपाने का कार्य करते थे। कॉर्बेट का बिजरानी जोन नए पर्यटन सत्र के लिए एक बार फिर से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। बिजरानी खुलने पर जहां पर्यटकों में उत्साह है, पर्यटन कारोबारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। मानसून सीजन में 30 जून से पर्यटकों के लिए बंद हुआ बिजरानी जोन पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। जोन के खुलने पर पर्यटकों में काफी उत्सुकता दिखाई दी। यहाँ देश भर से आए पर्यटक बाघ देखने के लिए रोमांचित नजर आए। Oh, the tiger, of course. The tiger. I'd be very disappointed if I don't see a big tiger. We hope. That would be very nice. और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटेड फील कर रही हूँ। पहले दिन है आज। क्या देखने जा रहे हैं खास आप? यहाँ के जो एनिमल्स है वही देखेंगे, शायद टाइगर देखने को मिल जाए। एक्साइटमेंट तो डेफिनेटली है। अभी कल हम 2 और करके आए सफारी, तो आज ये मेन वाली है तो ज़्यादा एक्साइटमेंट है टाइगर्स और बाकी सारे ऑटर्स वगैरह देखने के लिए। और इनॉग्रेशन का मूड भी देख के बहुत अच्छा लग रहा है। सब इतने एंथुजियास्टिक है, सब लोग ही एंथुजियास्टिक है, तो अच्छा लग रहा है। पर्यटकों के उत्साह का ये आलम है कि पहले ही दिन बिजरानी जोन ऑनलाइन ही पूरा बुक हो गया। वहीं कॉर्बेट प्रशासन भी पर्यटकों का पूरा ख्याल रखने की बात कह रहा है। पार्क प्रशासन का कहना है कि 15 नवंबर से नाइट स्टे भी शुरू किया जाएगा। देखिए, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 15 अक्टूबर को बिजरानी जो पर्यटन जोन है वो डे विजिट के लिए खोला गया।
इसमें मॉर्निंग की शिफ्ट में 30 परमिट्स बुक हो चुके हैं और इवनिंग की शिफ्ट में भी 30 परमिट्स बुक हो चुके हैं। इसके लिए जो तैयारी की जानी थी वो पिछले 1 महीने से करीब चल रही थी, तो रोड्स हैं वो बन चुकी हैं और रेस्ट हाउसेज में अभी काम है। अभी रेस्ट हाउसेज 15 नवंबर से खोले जाएंगे और जो कैंटीन है, कैंटीन भी वहाँ पे चालू हो गई है। बिजरानी जोन के खुलने के साथ ही कॉर्बेट नेशनल पार्क एक बार फिर पर्यटकों से गुलजार होने लगा है। यहाँ 15 नवंबर को ढिकाला जोन खुल जाएगा, जिसके बाद ये पार्क पूरी तरह से पर्यटकों से गुलजार हो जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। अल्मोड़ा वन विभाग ने पहली बार कॉर्बेट से लगे मोहन में एक टूरिज्म जोन खोला है, जिससे पिछले पर्यटक सीजन में 1 माह के लिए खोला गया था, जिसमें विभाग को 6 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। अल्मोड़ा फॉरेस्ट डिवीजन के पहले प्रयास में ही 1 महीने में 330 सफारी होने से वन विभाग उत्साहित नजर आया। हालांकि बीते सत्र में ये एक ट्रायल था। इस बार वन विभाग जोर शोर से जोन खोलने की तैयारी में है। देखिए, अल्मोड़ा जनपद में जो सफारी हमने मोहान में ट्रायल बेसिस पे शुरू किया था, जून के माह से हमने शुरू किया और 1 माह में ही लगभग 330 सफारी का आवागमन हुआ और लगभग 6 लाख रुपए का इनकम हुआ वहाँ से, और एक काफ़ी उत्साहजनक जो आंकड़े आए हैं। रुद्रप्रयाग जिले की ऊखीमठ क्षेत्र में शराब की दुकान से महिलाएं भी अब इसके समर्थन में आ गई हैं, जबकि पहले महिलाओं के विरोध की वजह से यहां पर शराब का ठेका हटाया गया था। दरअसल महिलाओं की तरफ से अब इसलिए शराब की दुकान का समर्थन किया जा रहा है क्योंकि वो बेहद परेशान है। उनका कहना है कि दुकान बंद होने के बाद भी अवैध शराब का कारोबार चल रहा है। अब दोगुनी कीमतों पर शराब बेची जा रही है। इससे बढ़िया है कि दुकान खोल दी जाए या फिर अवैध शराब बंद हो। जो पहले हमने यहाँ से हटाई थी दुकान शराब की, अब हम चाहते हैं कि यहीं आए। ऊखीमठ में 1000 रुपए की 700 की बोतल बिक रही है, घर घर में बिक रही है, इसलिए हम चाहते हैं ऊखीमठ में आए दुकान। बस आए, पहले तोड़ी थी हमने, अब जब घर घर में बिक रही है तो हम चाह रहे हैं कि ऊखीमठ में आए। जो पहले हमने यहाँ से हटाई थी दुकान शराब की, अब हम चाहते हैं कि यहीं आए। ऊखीमठ में 1000 रुपए की 700 की बोतल बिक रही है, घर घर में बिक रही है, इसलिए हम चाहते हैं ऊखीमठ में आए दुकान। बस आए, पहले तोड़ी थी हमने, अब जब घर घर में बिक रही है तो हम चाह रहे हैं कि ऊखीमठ में आए। जो पहले हमने यहाँ से नैनीताल में मेट्रोपोल शत्रु संपत्ति को पार्किंग के इस्तेमाल के लिए परमिशन मिल गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शत्रु संपत्ति को पार्किंग के लिए इस्तेमाल करने की एनओसी जारी कर दी है। हालांकि एनओसी में साफ किया गया है कि कोर्ट के आदेशों के हिसाब से ही पार्किंग निर्माण होगा। मेट्रोपोल में पार्किंग की परमिशन मिलने के बाद यहां पर 1000 से 1500 गाड़ियां खड़ी करने की व्यवस्था हो सकेगी और इसका सीधा फायदा पर्यटन कारोबारियों के साथ यहां पर आने वाले सैलानियों को भी मिलेगा। कि देश भर से आने वाले जो टूरिस्ट अभी जिनको यहाँ पार्किंग की सुविधा मिल नहीं पाती, कई बार ऐसा होता है कि उनको यहाँ से लौटना पड़ता है क्योंकि होटलों में पार्किंग यहाँ है नहीं, कई होटलों में। तो ऐसे मैं सोच सकता हूँ कि पर्यटकों की ज्यादा आमद होगी, पर्यटक यहाँ पे ज्यादा आएगा और यहाँ की जो हमारी पर्यटन व्यवस्था और ज्यादा बढ़िया रहेगी। नैनीताल की माल रोड पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक समस्या का पक्का समाधान नहीं हो पाया है। हालांकि अब 6 साल के बाद कुछ उम्मीद जरूर नजर आई है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। – 2018 में नैनीताल की माल रोड का हिस्सा झील के सामने आने के बाद स्थायी काम आज तक भी नहीं हो पाया। भूधसाव की जगह पर कट्टे लगाकर काम चलाया गया। हालांकि 6 साल बाद अब स्थायी ट्रीटमेंट के लिए लोक निर्माण विभाग ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। एक्चुअली हम लोग 7 बार कर दिए थे, लेकिन टेंडर में कोई ठेकेदार द्वारा प्रतिभाग नहीं किया गया। इस कारण से अभी 8वीं बार हम लोगों ने निविदा निकाली, जिसमें इस बार 4 निविदा दाताओं द्वारा प्रतिभाग किया गया है। तो इस बार शीघ्र ही हम लोग इस पर टेंडर की कार्रवाई निस्तारित करके काम शुरू कराते हैं। 18 अक्टूबर 2018 को मॉल रोड का 25 मीटर हिस्सा झील में गिर गया था, जिसके बाद अस्थायी काम ही अभी तक नहीं हो पाए हैं। वहीं जानकार कहते हैं कि मलबे के ऊपर हनी सड़क और माल रोड के ऊपर वाले हिस्से भी खतरे में है।
अपर माल रोड खुद एक लैंडस्लाइड डेबरी में बनाई हुई है। अगर आप पूरे अपर माल रोड को देखें, वो लैंडस्लाइड डेबरी में बनी हुई है। एक ही तरीका है इस समय, ग्राउटिंग ब्रह्मास्त्र है इस तरह की चीज़ों के लिए। आप ग्रैंड होटल के पास कम से कम 20-25 होल करें 100 mm डाया के, उनसे थिक ग्राउट भेजें और नीचे के मास को जो कुछ भी लैंडस्लाइड का डेबरी है, रॉक फ्रेगमेंट्स हैं, उनको मोनोलिथिक बनाएं। माल रोड नैनीताल शहर की लाइफलाइन भी है और भूवैज्ञानिक इस पर ट्रैफिक का प्रेशर कम करने की बात कह रहे हैं ताकि माल रोड को बचाया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में मंडियासारी गांव को जाने वाली सड़क कटिंग का कार्य सवालों के घेरे में है। हालात ये हो गए हैं कि ग्रामीण वाहन हर दिन जान जोखिम में डालकर इस सड़क से आवाजाही करने को मजबूर है। सड़क काफी संकरी होने के चलते कभी भी बड़ा हादसा इस मोटर मार्ग पर घट सकता है। ग्रामीण विभाग पर लगातार सवाल खड़े कर रहा है। प्रशासन से जल्द सड़क को सही कराने की मांग की जा रही है। विभाग द्वारा पहाड़ी से अटके मलबे को भी नहीं हटाया गया, जिसके चलते वाहन इस जगह पर जोखिम में गुजर रहे हैं। ग्रामीणों की माने तो वो कई बार इस बारे में लोक निर्माण विभाग को अवगत करा चुके हैं, लेकिन विभाग के अधिकारी बेपरवाह बने हुए हैं। तो 5 साल हो गए तब से मैं ऐसे देख रहा हूँ। मैं भले कभी कभार आता हूँ, लेकिन पहले जरा सा ठीक भी थी। अब ये जो स्लाइड जो नया तैयार हुआ, जो नया आ रहा है, बहुत ही खराब और कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर भारी भूस्खलन हो गया। यहां पर रतूड़ी सेरा में पहाड़ से पत्थर और मलबा गिरने लगा, जिसके चलते हाईवे को बंद कर दिया गया। 11 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद हाईवे को खोला गया और फंसी हुई गाड़ियों को एक एक कर बाहर निकाला गया। आपको बता दें, यहां पर बीआरओ की तरफ से पहाड़ी पर ट्रीटमेंट का काम किया जा रहा था और इसी दौरान भूस्खलन सक्रिय हो गया। लोग ट्रीटमेंट का कार्य कर रही कंपनी के कार्यों पर सवाल भी उठाने लगे। अभी हाँ रोक दो, अभी ना रोक दो। ग्लोबल वार्मिंग पर का असर हिमालय पर साफ साफ नजर आने लगा है। देश के 12 हिमालयी राज्यों में बीते कुछ सालों में मौसम में आए बदलाव के चलते कई प्रजातियों पर संकट मंडरा रहा है। हालात ये है कि पूरी तरह स्थानीय 28 प्रजातियां कभी भी इतिहास के पन्नों में समा सकती हैं। बीते कुछ सालों से पारा लगातार परवान चढ़ रहा है और तापमान बढ़ने का सबसे ज्यादा असर हिमालयी राज्यों में दिखाई दे रहा है। इन इलाकों में जहां ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, वहीं स्थानीय प्रजातियों के वजूद पर संकट भी गहरा रहा है। हालात ये है कि देश के हिमालयी राज्यों में पैदा होने वाली 28 प्रजातियां बदले मौसम की वजह से खतरे में आ गई हैं। ये ऐसी प्रजातियां हैं जो सिर्फ हिमालयी इलाकों में ही पैदा होती हैं। हैरानी तो इस बात की भी है कि 3 प्रजातियां पूरी तरह खत्म भी हो गई हैं। वो स्थानीय प्रजातियां केवल इसी क्षेत्र में होती हैं, भारतीय हिमालय क्षेत्र में, और उसके अंतर्गत हमको जो हमारे पूरा, चाहे हमारा पश्चिमी हिमालय हो या हमारा नॉर्थ ईस्ट के जो हिमालय क्षेत्र है, वहाँ पर पूरा अध्ययन किया गया और तो उसमें 1076 प्रजातियाँ जो हैं स्थानीय प्रजातियाँ निकल के आई और उसमें ऐसी प्रजातियाँ जो 28 प्रजातियों में अत्यधिक संकट है। जीबी पंत हिमालयी पर्यावरण संस्थान ने सभी पहाड़ी इलाकों में रिसर्च की है। 2020 से 2024 तक की गई रिसर्च में पाया गया कि बुरांश, पार्विफ्लोरा अगर का पेड़, अरुणाचल का केला और पिचर का पौधा जैसी कई स्थानीय प्रजातियां पूरी तरह खतरे की जद में हैं। इन 28 प्रजातियों को इंटरनेशनल प्रकृति संरक्षण संघ ने भी संकटग्रस्त माना है। संस्थान ने बीते 4 सालों में 1076 पहाड़ी प्रजातियों पर स्टडी की है, जिसमें 3 प्रजातियां जहां पूरी तरह खत्म हो गई हैं, वहीं 9 सबसे ज्यादा संकट में हैं, जबकि 13 सामान्य संकट के दौर में हैं। लेकिन सूर्यकुंज में भी हमने अब अलग अलग प्रजातियों के लिए अलग अलग सेंचुरीज बनाई है, ताकि वहाँ पर उनका प्रॉपर संवर्धन हो सके और वहाँ से उनका वितरण हो सके। विभिन्न हितधारकों के माध्यम से उनको हम प्राकृतिक उनके अधिवासों में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। हिमालयी इलाकों में बीते सालों में इंसानी दखल भी बढ़ा है। यहाँ अब विकास योजनाएं भी उन इलाकों तक पहुँच रही हैं, जहाँ पहले इंसानों की पहुँच भी आसान नहीं थी। ऐसे में हिमालयी इलाके दोहरी मार झेल रहे हैं, जिसकी कीमत अब कई रूप में चुकानी पड़ रही है। न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी के साथ विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।